हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य काल में अवधी का साहित्य भाषा के रूप में विकास। अर्ध मागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। सबसे पहले हम इसका भौगोलिक परिचय देखते हैं। अवधी भाषा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। मतलब अवधी जो भाषा है वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र लखनऊ, फैजाबाद के आसपास का है उसे ही अवधी कहते हैं, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र आती है उसे ही हम लोग अवधी कहते हैं, ठीक है। और इन क्षेत्रों के बारे में देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसका क्षेत्र है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ठीक है, फैज़ाबाद आदि, ठीक है। तो ये सब जिले अवधी के अंतर्गत आते हैं। अवध शब्द अयोध्या से निकला हुआ है, ठीक है। ये अवध शब्द कहाँ से आया है? अयोध्या, ठीक है, अयोध्या से निकला है। और ऐसा प्रायः सभी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा सभी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी सर्वप्रथम लोकप्रिय बोली है, ठीक है। मतलब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत में अवधी सबसे ही ज़्यादा मतलब सर्वमुख लोकप्रिय बोली है। हरदोई जनपद को छोड़कर अवध प्रांत में अवधी व्याप्त है, मतलब अवधी फैली हुई है, ठीक है। तो हरदोई क्यों नहीं आता है इसके अंतर्गत? क्योंकि ये कनौजी के अंतर्गत क्या कौन कौन सी आती है? इटावा, पीलीभीत, हरदोई, कानपुर और फर्रुखाबाद, ठीक है। तो ये हरदोई कनौजी के अंतर्गत आता है, इसीलिए मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हरदोई जनपद को छोड़कर संपूर्ण अवध प्रांत में अवधी फैली हुई है। यहाँ पे देखिए कि अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है, किन किन प्रांतों में बोली जाती है। तो अवधी प्रांत में हरदोई, ठीक है, ये याद रखिएगा कि हरदोई को छोड़कर सभी जिलों में, जैसे लखीमपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, ठीक है, उन्नाव, फैज़ाबाद, ये सब में इन जगहों में अवधी बोली जाती है, ठीक है। अवधी का प्राचीन नाम, ठीक है, मतलब अवधी का उपनाम भी है कौशल, ठीक है। तो अवधी का प्राचीन नाम कौशल था, ठीक है। अतः अवधी को कौशली भी कहा जाता है, ठीक है। अवधी का अन्नाम इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवधी का उपनाम भी है, ठीक है। कौन कौन है? बेसवाड़ी और पूर्वी कौशली, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देसी भाषा के रूप में कौशली का उल्लेख लयमाला 8वीं सदी में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना 12वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य, ये जो लिखा गया था उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य राजकुमारों को अवधी या कौशली के माध्यम से भाषा ज्ञान व्याकरण की शिक्षा देना, ठीक है। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? ये एक व्याकरण है, ठीक है। तो इसकी रचना की गई थी ताकि राजकुमार अवधी और कौशली भाषा सीख सके, ठीक है। अवधी की उत्पत्ति अन्य भारतीय भाषाओं की तरह 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी के आसपास हुई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अवधी के विकास को 3 काल में विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रथम से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 1400 से 1700 मध्यकाल और 1700 से अब तक आधुनिक काल है, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बेसवाड़ी, मिर्ज़ापुर, ठीक है, बघेली अवधी की मुख्य बोलियां हैं, ठीक है। अब देखिए, अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी में अवधी की भाषा दिखता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले अमीर खुसरो की रचना में खलिक बारी में देखने को मिलती है।
यहाँ पे देखिए कि भाषा के रूप में अवधी का पहला स्पष्ट उल्लेख अमीर खुसरो की रचना खलीक बारी में मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार कहाँ पे मिलता है, तो खलीक बारी में अवधी का मतलब अवधी भाषा देखी गई है। ठीक है, खुसरो का काल 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि अवधी एक भाषा के रूप में 13वीं सदी के अंत में संभवतः स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो अवधी 13वीं शताब्दी के अंत तक पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। ठीक है, इससे पूर्व रूढ़ाकृत राउल बेल तथा दामोदर पंडित कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी इनके प्रारंभिक रूप का ज्ञान मिलता है। ठीक है, मतलब इससे पहले रूढ़ाकृत राउल बेल में भी और उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी अवधी भाषा के रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, परंतु इन रचनाओं का काल प्रमाणित रूप से ज्ञात नहीं है। ठीक है, लेकिन इन रचनाओं का जो प्रमाण है वो मतलब उसका प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, ज्ञात नहीं है। सूफी काव्य धारा में काव्य भाषा अवधि का विकास। ठीक है, देखिए साहित्य भाषा के रूप में अवधि का तीव्र विकास हुआ। ठीक है, तो सूफी काव्य धारा में अवधि का तीव्र विकास हुआ। भारत के विभिन्न लोक भाषाओं में संस्कृत परंपरा से ही विकसित प्रेम कथाओं को रचने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक व्याप्त थी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो विभिन्न लोक भाषाएं थी उसमें संस्कृत परंपरा से सब कुछ लिया गया था। ठीक है, तो संस्कृत परंपरा से विकसित प्रेम कथाओं को रचने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक व्यापक हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, जो सूफी काव्य धारा के जो कवि लोग थे वो मतलब प्रेमाख्यात काव्य लिखते थे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन है, उर्वशी, तो उर्वशी पुरुखा कहानी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है कि मालती, इसको माधवा ने लिखा है। उषा अनिरुद्ध कथा ये काफ़ी प्रचलित है। 14वीं शताब्दी में सुयोग या हुआ कि इन प्रेमाख्यानों के लिए अवधी भाषा दोहा चौपाई शैली में होने लगी। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में अवधी भाषा में दोहा चौपाई में रचनाएं होने लगी। ठीक है, इस सुयोग का मूल कारण यह था कि उत्तर भारत में सूफी प्रेमाश्रयी संतों ने अपने रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति भारत में पूर्णतः प्रचलित प्रेमाख्यानों के माध्यम से करनी आरंभ कर दी थी। ठीक है, तो वे अपनी रचनाएं करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, इसी वजह से अवधी को हिंदी देश की सभी लोक भाषाओं में शिरोमणि माना गया। ठीक है, इस कर्म में आगे देखिए, इस कर्म में मुल्ला दाऊ, ठीक है, मुल्ला दाऊ की चंदायन, ठीक है, या लोरी का वह पहली रचना थी। ठीक है, जो संपूर्ण अवधि में और जिसने एक झटके में ही अवधि को लोक भाषा के पद से उठाकर साहित्य भाषा के पद पर स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का पूरा श्रेय मुल्ला दाऊ को है, क्योंकि साहित्य दृष्टि से अवधि का प्रथम ग्रंथ चंदायन है। ठीक है, तो जो मुल्ला दाऊ की जो रचना है चंदायन, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इसी रचना से अवधि बहुत ही ज़्यादा मतलब विकसित हुई। ठीक है, चंदायन में दोहा चौपाई की कड़वक शैली का प्रयोग किया गया था। यह कृति ईश्वर वंदना, पैगंबर वंदना, गुरु वंदना और तत्कालीन राजा की प्रशंसता से मसनवी शैली में लिखा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो चंदायन है, ठीक है, जिसे मुल्ला दाऊ ने लिखा था वो मसनवी शैली में लिखा गया था। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में अवधि के दो रूप मिलते हैं। ठीक है, तो काव्य भाषा के रूप में अवधि के दो रूप मिलते हैं, एक ठेठ अवधि और दूसरा साहित्यिक अवधि। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक अवधि में लिखी गई हैं, और जो मुल्ला दाऊ कृत चंदायन ये ठेठ अवधि में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मुल्ला दाऊ कृत चंदायन को चंदायन और लोर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी भाषा ठेठ अवधि है। हिंदू कवियों के
प्रेमाख्यान काव्यों की भाषा पश्चिमी परंपरा से ली गई है। ठीक है, जयसी से पूर्व कुतुम्बन कृत, मृगावती और मंझन कृत मधुमालती का नाम लिया जाता है। दोनों कथाएं रोचक और उनका वर्णन विशद है। ठीक है, कुतुम्बन की काव्य भाषा ठेठ अवधि में है। ठीक है, जिसमें आंचलिक शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब मलिक मोहम्मद जैसी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो जैसी है उनकी रचना पद्मावत। ठीक है, पद्मावत बहुत ही मतलब फेमस हुआ था। ठीक है, ये पद्मावत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना है। ठीक है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचना है। पद्मावत उनके यश का आधार है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी को पद्मावत रचना के कारण ही बहुत ज़्यादा उनकी यश फैला। जैसी ने बोलचाल की सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, इसमें तत्सम शब्द सबसे अधिक थे। ठीक है, इसमें तद्भव शब्द सबसे अधिक थे और तत्सम शब्द बहुत कम थे। ठीक है, और प्रसंगवश अरबी फारसी के शब्द भी थे। ठीक है, इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द भी थे। नेक्स्ट देखिए, उस्मान और चित्रावली की रचना पद्मावत के ढंग पर ही की गई है। ठीक है, चित्रावत की भाषा ठेठ अवधि है। अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें कहावतें लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सरलता आ गई है। आगे देखिए, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बासरी की रचना की है। ठीक है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है, जिसमें संस्कृत और ब्रज भाषा के शब्द खूब मिलते हैं। आगे देखिए, शेख नबी ने ज्ञान द्वीप की रचना की। ठीक है, जान कवि ने सर्वाधिक 29 प्रेम ख्यानों की रचना की। ठेठपन व देसीपन में भी भाषा में मिठास थी। ठीक है, शुल्क जी ने जैसी की भाषा को क्या कहा था, एक बार शुल्क जी ने जैसी की भाषा को बोला था कि जैसी की भाषा बहुत ही मधुर है। भाषा की इस मिठास को महसूस करके आचार्य शुल्क को कहना पड़ा था, ठीक है, कि जैसी की भाषा बहुत ही मधुर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राम भक्ति काव्यधारा। प्रमुख कवि इनके राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास। ठीक है, इन्होंने जनता की भाषा, ठीक है, जनता की भाषा अवधि को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। ठीक है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस बहुत ही महाकाव्य है। ठीक है, उसमें तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, जिससे अवधि और फली फूली। तुलसीदास कृत रामचरितमानस, वैरवे रामायण, रामलला नछू, जानकी मंडल, पार्वती मंगल, ठीक है, वैराग संदीपनी आदि कृतियाँ अवधि में लिखी गई। ठीक है, तुलसीदास ने तत्सम शब्दों का अवधिकरण किया। ठीक है, जो तत्सम शब्द थे संस्कृत का उसको जोगा तो नहीं उतारा, उसको मतलब अवधिकरण किया। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी भाषा अवधि में राजस्थानी, विदेशी, अरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया। ठीक है, मतलब हम लोग तुलसीदास की रचनाओं को देखते हैं तो उसमें अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द भी मिलते हैं। आगे देखिए, नाभादास ने अपनी गुरु की प्रेरणा से भक्तमाल की रचना अवधि में की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अलंकार का तुलसीदास ने बहुत ही शानदार ढंग से प्रयोग किया। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने अलंकार का भी बहुत अच्छा से प्रयोग किया। ठीक है, इसलिए शुल्क जी ने तुलसीदास को कहते हैं कि तुलसी अनुप्रास के बादशाह थे। हम लोग देखेंगे अवधी भाषा की विशेषताएं। ठीक है, इसमें संज्ञा 3 प्रकार की मिलते हैं, बेटा, बेटवा और बैरौना। ठीक है, और इसमें लिंग 2 होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग शब्दों में उकारांत होता है और स्त्रीलिंग शब्दों में इकारांत पाए जाते हैं। ठीक है, और
बहुवचन बनाने के लिए अंत में ना, नी, निह मिलता है। ठीक है। सर्वनाम शब्द महू, मैं, हो, इमार, तुम्हार, ताही, जाही, जही शब्द मिलते हैं। खड़ी बोली की तुलना में अवधि के स्वर की मात्रा कुछ कम थी। ठीक है। मतलब अवधि के जो स्वर थे वो कुछ कम थे। ठीक है। और अर्ध संवृत हैं। अवधि में अण के स्थान पर ना बोलने की प्रवृत्ति थी। ठीक है। जैसे गुण को ऐसे लिखा जाता था। ठीक है। और फिर लक्ष्मण को अवधि में ये छा का यूज़ किया जाता था। ठीक है। उसके बाद से उरीन में को भी ऐसे लिखा जाता था। ड़ के स्थान पर र बोलने की प्रवृत्ति। ठीक है। जैसे यहाँ पे लड़का लिखा हुआ है, ड़ है, तो इसमें क्या चेंज हो गया, र। ठीक है। इसी तरह बड़बड़ाना है, यहाँ पे ड़ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, र। ठीक है। बरबराना। ठीक है। तो ये अवधि भाषा के शब्द है। ठीक है। फिर झगड़ना से झगड़ा ऐसे करके मतलब बोला जाता था। ठीक है। आगे देखिए, इसमें मूर्धन्य ष के स्थान पर खा बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भाषा। ठीक है। तो भाषा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये सा में खा जुड़ गया। ठीक है। तो भाखा बोला जाता था। ईर्ष्या, इसको ईर्खा बोला जाता था। ठीक है। भूषण को मुखन बोला जाता था। इसमें तालव्य श मूर्धन्य श के स्थान पर श का प्रयोग होता है। ठीक है। अवधि भाषा में। फिर देखिए, अवधि भाषा में व के स्थान पर बा का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे वन को क्या लिखते, बन। वाहन को हम क्या लिखते हैं, वाहन। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्रिया के रूप अभी स्थिर नहीं हुए, किंतु देखिए क्रिया के ये रूप है करत, चलन। ठीक है। चलही, करही। ठीक है। आज देखिए, खड़ी बोली का ने प्रसर्ग अवधि में नहीं है। ठीक है। तो जो खड़ी बोली में हम लोग कर्ता नहीं लगाते, वो प्रसर्ग अवधि में नहीं है। ठीक है। अवधि की गिनती के कुछ शब्द हिंदी से भिन्न है। ठीक है। देखिए यहाँ पे अवधि शब्द की जो गिनती है वो हमारी खड़ी बोली से भिन्न है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दुई बोला जाता था, तीनी, छा, 11। ठीक है। पहिर, दोसर, तीसर आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे अवधि की प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए चंदायन है, इसको लिखा किसने है, मुल्ला दाऊ ने। ठीक है। ये बहुत ही फेमस है। ठीक है। और ये मतलब पहली रचना मानी जाती है। आगे देखिए, हरिचरित्र ये इसने लिखा लाल दास ने। ठीक है। सत्यवती ये ईश्वरदास ने लिखा है। मृगावती। ठीक है। मृगावती के रचनाकार कौन थे, कुतुम्बन। ठीक है। पद्मावत किसने लिखा है, जयसी। अखरावट किसने लिखा है, जयसी ने। ठीक है। फिर आखिरी कलाम कहरनामा। ठीक है। ये भी जयसी ने लिखा है। ठीक है। मधुमालती ये मंझन ने लिखा है। फिर रामचरितमानस, जानकी मंडल। ठीक है। पार्वती मंगल, बैरवी रामायण। ठीक है। रामलला नछू ये किसने लिखा है, तुलसीदास ने। ठीक है। बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।